हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल के ऊपर। आई थिंक हम फार्मेकोलॉजी के अंदर फार्मेकोकाइनेटिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमने जो अब्जॉर्प्शन पढ़ लिया था, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो मेटाबॉलिज्म। तो हमने जो पहले इसमें देखा था कि फार्मेकोकाइनेटिक्स के अंदर हमने एक ट्रिक देखी थी ADME। तो हमने ये अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, आज मेटाबॉलिज्म है, ये हम इस लेक्चर के अंदर पूरा कंप्लीट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हमने जो लेक्चर किया था उसके अंदर लास्ट में हमने ये वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज के बारे में मैंने ब्रीफ में बताया था। तो इसका जिक्र आज इस लेक्चर के अंदर भी फिर से होगा। तो मैं एक ब्रीफ रिकैप दे देता हूँ कि ये वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या था। जो हमने प्लाज्मा कंसनट्रेशन और टाइम के बीच जो ग्राफ बनाया था ना, उस ग्राफ में जो VD का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो अमाउंट गिवन। जो हमें सबसे पहले एक क्वेश्चन दिया जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन निकालिए, इतना अमाउंट दिया गया तो इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। तो आई थिंक हमें पहले ये अमाउंट जो गिवन दिया हुआ अमाउंट होगा वो ऊपर लिखेंगे हम। और ये होता है CO का मतलब होता है ओरिजिनल जो कंसनट्रेशन है इसके, जो इसमें डिवाइड करेंगे इसको, तो इसमें VD हम निकल कर आ जाएगा। अब VD को हम बोलेंगे कि VD का मतलब क्या होता है, कि VD है क्या चीज़। तो अमाउंट ऑफ ड्रग इन टिश्यू। अब आई थिंक VD का मतलब वो कि जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कितना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ टिश्यू के अंदर, कि एक ब्लड वेसल से इस टिश्यू के अंदर कितनी ड्रग्स यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हुई है, उसी को हम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो VD, तो अमाउंट गिवन इतना दिया कि ये 50 mg ये था, और ओरिजिनल कंसनट्रेशन है उसमें कितनी कंसनट्रेशन हम वो ऑब्जर्व हुई है, तो ये इसको हम डिवाइड करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन निकल के आएगा। और वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है अमाउंट ऑफ ड्रग इन टिश्यू। अब एक एग्जांपल है क्लोरोक्विन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। तो ड्रग विथ मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये एक ऐसी ड्रग है क्लोरोक्विन कि ये टिश्यू के अंदर मैक्सिमम जाके क्या होती है, स्टोर होती है। तो इस डोज को हम क्या करते हैं कि अगर ये VD अगर ज़्यादा है, तो मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था कि उसको ड्रग उतनी ही ज़्यादा देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी, एक बार मैं फिर से समझाता हूँ आपको। कि जो क्लोरोक्विन है, ये क्या करती है, मेनली मलेरिया के जो मलेरिया के अंदर होता है ना, टाइफाइड जो है इसके अंदर, ये मेनली इसके जो पॉजिटिव एजेंट होते हैं, या मतलब जो स्पोर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, ब्लड के अंदर ही ग्रोथ करते हैं। उनका जो साइट होती है RBC होती है, आपने सुना होगा कि वो क्या करते हैं, सबसे पहले मच्छर काटता है, मच्छर काटने का उसका स्पोर सीधा प्लाज्मा के ब्लड में आता है। ब्लड में आने के बाद वो क्या करता है, RBC के अंदर इंटर करता है। RBC के अंदर अपनी संख्या को क्या करता है, बढ़ाता है। बढ़ाने के बाद दूसरी मतलब 2-3 ऐसे करते करते RBC में बढ़ाएगा, फिर ये यहाँ से क्या होगा, विस्फोट होगा, फिर और जगह जाके और ऑर्गन्स को डैमेज करेगा। तो इसका मेनली फंक्शन जो ये जो बैक्टीरिया आ रहा है वो मेनली ब्लड के अंदर ही आ रहा है, तो ब्लड में इसका फंक्शन है ना। अब लेकिन जो हम क्लोरोक्विन दे रहे हैं उसका इसमें यहाँ दिया गया है कि ड्रग विद मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन तो ज़्यादा हो रहा है ना। मतलब मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है यहाँ जो ड्रग आई वो टिश्यू के अंदर जा रही है, ब्लड के अंदर तो रह ही नहीं रही है ज़्यादा टाइम। मतलब यहाँ ब्लड में आई, ब्लड से सीधी टिश्यू के अंदर चली जा रही है। तो हमें ये ड्रग चाहिए हमें ब्लड के अंदर। तो इसलिए हम जो क्लोरोक्विन उसको अमाउंट क्या करते हैं, ज़्यादा देते हैं, कि दिन में 3 टाइम देते हैं, BD और D इस प्रकार से। इसीलिए इसका टाइम जो फ्रीक्वेंसी होती है ज़्यादा रखी जाती है। सुबह फिर मतलब 8 घंटे से रिपीट करते हैं या 6 घंटे से रिपीट करते हैं, इसीलिए करते हैं क्योंकि यहाँ दी गई है कि जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो 130 ml से ज़्यादा होता है। आई थिंक इसमें ये वैल्यू दी हुई है, आपको याद रखनी है। और ये MCQ फॉर्मेट में आएगा, तो आपको ये याद रखना है कि कौन सी, शायद पूछ लेगा कि मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन किसका है, तो ये ऑप्शन दिया होगा तो राइट आंसर जाएगा। इसके बाद मैं करता हूँ लोडिंग डोज। अब लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज क्या होती है। आई थिंक जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते हो और आप डॉक्टर को बोलते हो कि मैं ये मेडिसिन, मतलब मेरे थोड़ी बहुत फीवर हो रखी थी पहले से, मैं मेडिकल पे गया और मैं ये मेडिसिन लेके आया, लेकिन उस मेडिसिन से मेरे क्या हुआ, ये मतलब रिजल्ट नहीं मिले मुझे। तो फिर डॉक्टर ने डायग्नोस किया कि तेरे को बोला कि ये टाइफाइड है, फीवर है, नॉर्मल फीवर नहीं है। तो इसने पहले ही डोज ले ली थी ना, तो वो रेजिस्टेंस आ गया ना। अब डॉक्टर उसको दूसरी डोज देगा या दूसरे साल्ट्स देगा, तो वो इस प्रकार से उस डोज को प्रिपेयर करेगा कि उसको डोज को कितनी रखना है। सबसे जो पहले डोज दी जाएगी कि मैंने मान लिया कि टाइफाइड की मुझे ये देनी है, तो मैं इसको BD रखूँगा, तो एक टाइम मेरे को कितनी देनी है, फर्स्ट जो डोज होती है वो कितनी रखूँ, फिर रिपीट करते रहना उसको। तो इसमें यही दिया गया इनिशियल हाई डोज। मतलब इनिशियल सबसे पहले जो डोज स्टार्ट करते हैं कि 500 mg से स्टार्ट करूँ, 600 से करूँ, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है कि ये फीवर कितने टाइम से है या ये बीमारी कितने टाइम से, उसके अकॉर्डिंग होता है।
अब मान लो कि 2-3 महीने से लगातार चल रही है, तो उसके अंदर हाई डोज वाली कुछ टेबलेट्स दी जाएंगी। अगर ये 2 या 3 दिन पहले ही थी तो नॉर्मल डोज, सॉरी, मेडिसिन देके वो क्लियर कर दिया जाता है। तो ये इनिशियल डोज होती है, जो इनिशियल, सॉरी, हाँ, डोज, लोडिंग डोज। तो इनिशियल हाई डोज गिवन टू स्टार्ट द एक्शन, कि ऐसी डोज जो इस ड्रग, जो बीमारी के प्रति या डिजीज के प्रति एक्शन स्टार्ट करने के लिए सफिशियंट है, ये रेजिस्टेंस नहीं हो। अब मैंने पहले मान लो उसको 400 mg की पीसीएम दी और मैंने उस पीसीएम को बीच में रोक दिया, तो रोकने के बाद क्या होगा कि अब उसमें रेजिस्टेंस आ जाएगा, तो अब मुझे इनिशियल डोज में 500 mg दूंगा फिर, तो यही क्या है, लोडिंग डोज है। समझ गए। अब लोडिंग डोज का एक फॉर्मूला है। लोडिंग डोज होता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इनटू टारगेटेड प्लाज्मा कंसंट्रेशन। अब जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कितना टिश्यू के अंदर वॉल्यूम मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, फिर जो टारगेटेड प्लाज्मा कंसंट्रेशन और प्लाज्मा के अंदर कितनी कंसंट्रेशन है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो लोडिंग डोज हम निकाल सकते हैं। अब मैंने माना कि 30 mg क्या हो गया कि डिस्ट्रीब्यूट हो गया और प्लाज्मा कंसंट्रेशन है इसकी 20, तो दोनों को मिला के आ जाएगा दोनों 600, तो 600 mg। तो इस प्रकार से हम लोडिंग डोज डिसाइड करते हैं। अब मैं दूसरी बात करता हूँ, मेंटेनेंस डोज। अब मेंटेनेंस डोज क्या होती है? अब आई थिंक डॉक्टर हमें बोलता है कि आपको ये टेबलेट 7 दिन लेनी, 7 दिन के बाद वापस आना है। अब मैं ये टेबलेट 7 दिन कंटिन्यू ली और उसके बाद डॉक्टर के पास दोबारा गया, तो डॉक्टर क्या करेगा कि जो मेंटेनेंस होगा ना, जो रिपीट करेगा फिर, कि अब ये मतलब ये 5 टेबलेट आपको फर्स्ट टाइम मैंने दी थी, 600 की थी, अब मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ कि अब आपको ये 600 की नहीं लेनी है, अब आप इसको 500 कर दो, ये 2 टेबलेट रहने दो। और ये मतलब जो अकॉर्डिंग टू डिजीज के वो मेंटेन करेगा। तो मेंटेन करने का काम, जैसे रिपीटेड डोज गिविंग टू द पेशेंट टू मेंटेन प्लाज्मा कंसंट्रेशन। अब यही बात है कि अब मैंने 7 दिन बाद डॉक्टर के पास जाऊंगा, तो डॉक्टर उसके अकॉर्डिंग अब डायग्नोस करेगा, देखेगा उस बीमारी का कितना लेवल रहा है, या मतलब कितनी वो जो रिजल्ट मिला उसका, या रिक्योर हुई है। तो इस प्रकार से उसमें जो कंसंट्रेशन चेक करेंगे और उसको मेंटेन रखेंगे कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन मेंटेन रहनी चाहिए। मेंटेन रहेगा तो क्या होगा कि रिकवरी जल्दी होगी। तो ये मेंटेनेंस डोज होती है। अब सीधे सिंपल शब्दों में बोलूँ तो डॉक्टर के पास जाते जब स्टार्टिंग जो मेडिसिन देता है वो तो होता है लोडिंग डोज, और फिर वो जब बार बार जाते रिपीट करता है कि 2 टेबलेट ही लेनी है, ये बाद में ये बंद कर दी, ये चालू कर दी, वो होती है मेंटेनेंस डोज। वो इसी प्रकार करता है कि ब्लड में कंसंट्रेशन प्लाज्मा की बनी रहे। तो आई थिंक ये समझ गए होंगे। कल के लेक्चर की बात थी, मैंने थोड़ा लंबा इसको 7 मिनट तक खींच दिया, तो आई थिंक अब ये आपको काम आएगी आगे। तो आज का हमारा टॉपिक है मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म की मैं बात करूं तो अब जो हमने ड्रग का अब्जॉर्प्शन करवा लिया, डिस्ट्रीब्यूशन करवा लिया, अब हमको मेटाबॉलिज्म करवाना है ड्रग का, ताकि वो क्या हो, काम भी है, मतलब टारगेट, उसका जो टारगेट था उस टारगेट में काम भी है। और जो जीआई के अंदर है, अब मैंने पहले आपको डायग्राम से बताया था कि ना, कि 100 mg ली थी, 100 mg लेने के बाद 80 mg अब्जॉर्ब हो गई, तो 20 mg इसके अंदर भी रह रही है। अब 20 mg को बॉडी से बाहर भी निकालना है। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब यही है कि हमें ड्रग को वाटर सोल्यूबल बनाना है, कैसे भी बने, कितनी भी मतलब जो भी प्रोसेस होती है, जिस प्रोसेस के द्वारा कोई भी एन जो फेट सोल्यूबल हो या अनसोल्यूबल हो वाटर, तो उसको हमें क्या करना है, वाटर सोल्यूबल बनाना है, ताकि क्या हो कि वाटर के अंदर सोल्यूबल होकर एक्स्ट्रा बाहर निकल जाए, टॉक्सिसिटी ना हो। मेटाबॉलिज्म का मतलब वही होता है ना, जैसे हम कोई भोजन खाते हैं वो डाइजेशन होकर फिकल रूट के द्वारा निकल जाता है, जितना हमको काम लेना होता है ले लेते, फिर वो वापस पास आउट हो जाता है। इसी प्रकार ड्रग में होता है, ड्रग जितनी बॉडी के अंदर काम आनी थी आ जाएगी, एक्स्ट्रा होगी ना, उसको क्या करेंगे, मेटाबॉलिज्म करेंगे, मतलब उसको वाटर सोल्यूबल बनाएंगे। और वाटर सोल्यूबल बना देंगे तो वो क्या होगी, वाटर के साथ यूरिन के द्वारा या स्वेट के द्वारा तो रेयर केस में बहुत कम आती है, मेनली यूरिन और स्टूल के द्वारा पास आउट हो जाती है। तो अब हम देखते हैं कि मेटाबॉलिज्म, अब इसमें एलिमिनेशन एक वर्ड दिया गया है, इसके अंदर मेटाबॉलिज्म होता है सबसे पहले, मेटाबॉलिज्म होने के बाद एक्सक्रीशन हो जाता है। तो इसमें 2 चीज़ों का हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म के अंदर एक वर्ड दिया गया है कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसका हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, किस प्रकार से होगा, तो मैंने कुछ यहाँ एग्जांपल्स दिए गए हैं, मैं इनको समझाता हूँ आपको। कि एक्टिव कुछ ड्रग्स होती हैं, ड्रग्स की बातें कर रहा हूँ, कि कुछ ड्रग्स होती है वो पहले से ही एक्टिव होती है और वो हमारी बॉडी में जाने के बाद इनएक्टिव हो जाती है, कि कहीं बेसिक नेचर मिल जाता है, इन्वायरमेंट मिल जाता है, इस प्रकार से कई कई ड्रग्स तो इस नेचर की होती है। कई क्या होती है कि पहले एक्टिव होती है, देने से पहले ही वो एक्टिव फॉर्म में रहती है, लेकिन बॉडी में जाके और एक्टिव हो जाती है। डायज़ापाम है, ये ऑक्सीडाइज़ेपाम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये क्या है, एक नींद की जो नींद में काम ली जाने वाली मेडिसिन है। तो ये क्या होगी कि पहले भी एक्टिव थी और बॉडी के अंदर इसका थोड़ा रिएक्शन होने के बाद साल्ट में कुछ चेंजेस आया, फिर
ओक्जा सॉरी ओक्जेपाम हो गया, ये पहले डाइजेपाम था और ओक्जेपाम इसके अंदर कन्वर्ट हो गई। फिर तीसरी मैं बात करता हूँ, कुछ ड्रग पहले इनएक्टिव होती है, बॉडी के अंदर जाके एक्टिव हो जाती है, तो इनएक्टिव ड्रग को बोलते हैं प्रो ड्रग्स। तो प्रो ड्रग होती है लियोडोपा, तो लियोडोपा प्रो ड्रग है, इनएक्टिव फॉर्म में होती है, और ये फिर आगे जाके क्या हो जाती है, बॉडी के अंदर डोपामिन में कन्वर्ट हो जाती है, और डोपामिन क्या होता है, एक एक्टिव ड्रग होती है। तो ये बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है इस प्रकार से इनका। तो अब मैं बात करता हूँ, यहाँ ये चीज़ें थोड़ी हाई लेवल की थी, इसमें आपको जो कंपटीशन के अंदर काम में आने वाली है। अब मैं इसमें सेमेस्टर भी कवर कर रहे हैं, तो सेमेस्टर के अंदर मैं यहाँ पे आपके कंसेप्ट क्लियर करूँगा, थोड़ी आप आसानी से लिख सकते हो, और मैं थोड़ी भी लिखाऊंगा इसके अंदर। तो हम बात करते हैं कि जो मेटाबॉलिज्म होता है वो 2 फेज़ के अंदर होता है। 2 फेज़ के अंदर इसलिए होता है कि पहले फेज़ के अंदर हम क्या करते हैं, एक फंक्शनल ग्रुप होता है कि हर मेडिसिन के अंदर हर एक साल्ट या केमिकल से मिलकर बनी होती है। तो केमिस्ट्री आपने पढ़ा, हर केमिकल के अंदर कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप होगा। अब हमारा टारगेट था कि उसको वाटर सोल्यूबल बनाना है, तो वाटर सोल्यूबल वो तभी बन पाएगी तब हमें उसका फंक्शनल ग्रुप पता होगा कि एसिडिक नेचर की है, तो एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, तो मतलब फंक्शनल ग्रुप COOH है। अब इसको किस प्रकार से वाटर सोल्यूबल बनाएं, कि कौन सी चीज़ इसमें केमिकल ऐड करें कि वाटर सोल्यूबल बन जाए, तो इसी प्रकार से होगी ना। तो ये 2 फेज़ हमें दी गई है। अब मैं 2 फेज़ की बात करता हूँ, तो पहले फेज़ के अंदर मैं बात करता हूँ एक तो प्रो ड्रग्स होती है, एक एक्टिव ड्रग्स होती है। अभी पहले फेज़ के अंदर पहले प्रो ड्रग आएंगी, वो हमारी बॉडी के अंदर एक्टिव होंगी। मैंने अभी बताया आपको इनएक्टिव से एक्टिव, ये चीज़ें यहाँ काम आ रही देखो, इसीलिए मैंने यहाँ बताई है। कुछ ड्रग होती है पहले से एक्टिव होती है, फिर आके इनएक्टिव हो जाती है। तो ये हमारी बॉडी के अंदर पहले ये गई, तो इनका क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। ये ब्रेक डाउन होगी तो एक्टिव फॉर्म में जाएगी, ये एक्टिव फॉर्म में पहले से तो इनएक्टिव होगी, तो फिर ये यहाँ जाएगी, फिर इस प्रोसेस से ये इनएक्टिव हो जाएगी। अब जैसे इनएक्टिव होगी ना, तो फंक्शनल ग्रुप शो हो जाएगा। इनएक्टिव फॉर्म का मतलब ये होता है ड्रग प्लस फंक्शनल ग्रुप अलग हो जाते हैं, मतलब शो हो जाते हैं उसके अंदर कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो फेज़ 1 का हमारा टारगेट यही है कि फंक्शनल ग्रुप को एक्सपोज करना, समझ गए। अब ये फंक्शनल ग्रुप एक्सपोज हो गया, तो हम इसको क्या करेंगे, फेज़ 2 के अंदर जाएगी। अब फेज़ 2 के अंदर क्या होगा कि वाटर सोल्यूबल बनानी है, तो वाटर सोल्यूबल बनाने का तरीका यही है कि जो ड्रग और फंक्शनल ग्रुप था उसके अंदर हम क्या कर देंगे, कॉन्जुगेट ऐड कर देंगे। कॉन्जुगेट मतलब ऐसा कॉन्जुगेट ऐड करेंगे, या तो नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज। अगर फंक्शनल ग्रुप पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज हम ऐड करेंगे, अगर ये नेगेटिव तो पॉजिटिव करेंगे, ताकि पॉजिटिव नेगेटिव मिलके क्या हो जाए, सॉरी नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए। तो इसी प्रकार से तो ये तीनों को ऐड करने वाला ड्रग फॉर फंक्शनल ग्रुप और कॉन्जुगेटेड, ये तीनों मिल गए ना। अब तीनों जो जैसे दोनों फंक्शनल ग्रुप के साथ कॉन्जुगेट ऐड होगा, ऐड होने के बाद क्या हो जाएगा, आयनाइज होगी। आयनाइज होने का मतलब होता है आयन्स के अंदर टूट जाएंगे, रिएक्शन होगी। यहाँ पर रिएक्शन होगी, मतलब ये COOH था, मैंने यहाँ ये कॉन्जुगेट कुछ अलग जोड़ दिया, मतलब जो भी दूसरा जोड़ दिया, तो ये यहाँ से इसको ब्रेक डाउन कर देगा, इस प्रकार से था। तो ऐसा कुछ करेंगे कि यहाँ से टूट जाए, यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाए, ब्रेक डाउन होने के बाद ये क्या हो जाए, आयन्स के अंदर टूट जाएगा, आयनाइज हो जाएगा, इसका मतलब वाटर सोल्यूबल हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, बॉडी से आउट हो जाएगा। तो ये पूरी मेटाबॉलिज्म की क्या है, प्रोसेस है। इस प्रकार से एक मेडिसिन का मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में होता है। तो आई थिंक ये हमें इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, ये इतना हाई लेवल से इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आगे की फार्मेकोलॉजी में कुछ भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आगे हम क्या पढ़ेंगे, डिजीज़ पढ़ेंगे। तो डिजीज़ के अंदर हम अभी फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही इस प्रकार से चल रहे हैं, फर्स्ट लेक्चर को इस प्रकार से कंप्लीट कर रहे हैं ताकि आगे वाले लेक्चर के अंदर इसी का यूज़ होगा पूरा का पूरा, तो आपको वहाँ क्या होगी, दिक्कत नहीं होगी, समझ रहे हो। तो अब मैं बात करता हूँ प्रो ड्रग्स। अब कुछ ड्रग्स के नाम्स आएंगे जो आगे भी रिपीट होते रहेंगे, तो यहाँ आपको एक बार रीड आउट कर लेना है इनको कि ये होती है, सुना हुआ रहेगा तो आगे आपको ईजी होगा। एक ट्रिक होती है, ऑल प्रीफर डूइंग MD इन क्लिनिकल सब्जेक्ट, ये एक ट्रिक है, इसको आप याद करोगे प्रो ड्रग्स के लिए। अब ए का मतलब होता है एसी इनहिबिटर होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम बोलते हैं। जो एसी ड्रग होती है उनके लास्ट में प्रिल लगता है, जितनी भी ड्रग्स आएंगे उसमें प्रिल लगेगा, एसिडिक होता है इसमें लोल लगेगा एसिडिक ड्रग के अंदर। तो ये मैंने आपको पहले बताया था ऊपर इस लेक्चर में। तो इसमें प्रिल लगेगा, लेकिन कुछ एक्सेप्ट अपवाद भी हैं। प्रिल लगने का मतलब ऐसा नहीं, कुछ 2 ड्रग्स ऐसी हैं जिनमें प्रिल लग रहा है लेकिन फिर भी वो क्या नहीं है, प्रो ड्रग नहीं है। तो इसका मतलब 2 अपवाद भी हैं, आपको याद रखने हैं। अगर मान लो आपने प्रिल याद करके चले गए, 2 ये आ गए, तो आप तो सोचोगे ना ये प्रो ड्रग है, सॉरी इसी इनहिबिटर है, लेकिन ये अपवाद है। तो यहाँ आपको नाम याद रखना है, केप्टोप्रिल हो गया और इनसी प्रिल हो गया, ये 2 ये आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, ये नॉट प्रो ड्रग्स, ठीक है। ये हो गया प्रीफर, तो प्रोटोन पंप इनहिबिटर हो गया, प्रीडिनिसोन हो गया, ये डूइंग का मतलब होता है DPV फ्रेन हो गया,
एम का मतलब होता है मिथाइलोडोपो और मिनोक्सिडिल हो गया, ये हेयर ग्रोथ में काम आती है। फिर डी का मतलब होता है लियोडोपा हो गया, लियोडोपा डी आ गया ना, इसलिए डी आ रहा है डोपा। इनका मतलब होता है इरोटेकेन हो गया, ठीक है। क्लिनिकल का मतलब होता है क्लोपिडोग्रेल, और ये होता है, एक होता है कार्बिमेजोल, और एक होता है सब्जेक्ट का मतलब होता है सल्फेसिलाज़ाइन। ये ड्रग्स होती हैं, इनका आपको नाम बार बार पढ़ोगे तब याद हो जाएंगे। आप इनको नोट करके मतलब या तो सामने फ्रंट टेबल में चिपका लेना, ताकि ये नाम आपकी रिपीट जबान पे आ जाएंगे ना, तो ईजी हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ कि रिएक्शन भी होती है, मैंने बीच में प्रोडक्ट लिखने लगा है, यही बात चल रही है। अब मैंने ये तो मैकेनिज्म बताया, इस प्रकार से होता है। किस प्रकार से मतलब रिएक्शंस होती हैं, तो फेज़ 1 के अंदर क्या होता है, मोस्टली कैटाबॉलिक रिएक्शंस देखने को मिलती है, और फेज़ 2 में एनाबॉलिक रिएक्शन होती है। यहाँ ऐड होंगी, यहाँ ठीक है, सो टूटेंगे, यहाँ ऐड हो। अब अगर एक्सपोज फंक्शनल ग्रुप, यहाँ मैंने बोला था कि फंक्शनल ग्रुप को एक्सपोज करना है, और यहाँ क्या करना है, मेक वाटर सोल्यूबल, ये दो बात ऊपर दी गई हुई है। अब कुछ रिएक्शंस हमारी इस फर्स्ट फेज में होती है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस हो गया, साइक्लोजेक्शन हो गया, और डिमिनेशन हो गया, मतलब आयनों में तोड़ना, सॉरी। फिर इसके बाद इसमें अलग अलग रिएक्शंस हो गए, इंक्लूड हो गया, ये सॉरी इसमें हाईलाइट में क्लियर नहीं है ना, दिख रहा है आपको, ग्लूक्रियोनॉइड हो गया, और कॉन्जुगेशन, ये मोस्ट कॉमन ये देखने को मिलती है, रिएक्शंस के नाम होते हैं, आपको बस देखना है, याद हो तो ठीक है। ग्लू फिर होता है, ये होता है ग्लूटाथियोन हो गया, कॉन्जुगेशन हो गया, एसिटाइलेशन हो गया, मिथाइलेशन हो गया, सल्फेट कॉन्जुगेशन हो गया, ये सारी रिएक्शंस देखने को मिलती है, आप याद रहे तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं। अब बात करता हूँ एंजाइम की। मेटाबॉलिज्म पढ़ रहे हैं तो कौन कौन सी चीज़ें काम में वाली एंजाइम काम में आ रहे हैं, रिएक्शंस कौन कौन सी हो रही हैं, और भी दे रहा हूँ। इंट्रो आगे बहुत इजी हो जाएगा आपको। ये एंजाइम होते हैं, एंजाइम 2 प्रकार के होते हैं, एक तो माइक्रोसोमल, एक होता है नॉन माइक्रोसोमल। अब दो प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, तो ये क्या होता है, प्रेजेंट इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो सेल्स के अंदर ईआर होता है ना, हमने पढ़ा है पहले, सेल्स वाला चैप्टर पढ़ा होता, तो प्रेजेंट इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलता है। और नॉन माइक्रोसोमल होते हैं, वो आउटसाइड मिलते हैं, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आउटसाइड होते हैं, ये इन अंदर होते हैं स्मूथ, ये स्मूथ में देखने को मिलते हैं, आउटसाइड होते हैं। अब होता है कैन बी इंक्लूड एंड इनहिबिटेड होता है, यहाँ क्या होता है, कैन नॉट इंक्लूड एंड इनहिबिटेड, इसके अंदर एंजाइम्स नहीं है, इंक्लूड होंगे और इसमें नहीं होंगे। मोस्ट फेज फर्स्ट होती है, रिएक्शन देखने को मिलती है, इधर हमने लिखा था ग्लूक्रियोनिडेशंस लिखा था, वो होती है मोस्ट कॉमन फेज। रिएक्शन 2 होती है, जो अभी मैंने बताई थी ऊपर, इसमें ये होता है। बस ये चीज़ें हैं, फेज 1 फेज 2 की तो बात चल रही है ना। हम माइक्रोसोमल एंजाइम के अंदर ये बातें देख, ये अप्लाई आप जब अप्लाई करोगे ना पढ़ के, तब आपको क्लियर होगा कि यहाँ किस प्रकार से इनका यूज हो रहा है। तो MCQ फॉर्म में आते हैं, ये कंसेप्ट क्लियर करने इसलिए हैं। जबकि BSc नर्सिंग थर्ड सेम के अंदर तो बस इतना ही है, फार्मेकोलॉजी क्या है इसके, तो सब मतलब 5-5 लाइनें आप याद कुछ भी लिख दोगे ना, मैं इतना पढ़ा रहा हूँ, उसमें 5 लाइन तो याद हो जाएंगी नर्सिंग वालों को सेमेस्टर में। तो इस प्रकार से ये कंपटीशन भी क्लियर हो रहा है हमारा, और नॉर्मली भी आसानी, और यहाँ ये पढ़ के जाओगे ना तो कंपटीशन में थोड़ी बहुत इजीली लिख पाओगे आप। अब बात करता हूँ एंजाइम इनहिबिटर। अब एंजाइम की बात होगी तो इनहिबिटर की बात करेंगे। अब एक एग्जांपल लेते हैं, इरिथ्रोमाइसिन एक ड्रग की बात करता हूँ। अब इसके अंदर इसकी श्रेणी में होती है थियोफाइलिन आएगी। अब मैं बात करता हूँ डिक्रीज द मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग, ये डिक्रीज करती है मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग। इरिथ्रोमाइसिन इनहिबिटर का मतलब बात कर रहा हूँ, इनहिबिट करेगा, इनहिबिट का मतलब क्या होता है, कम करना, तो डिक्रीज आ गया द मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग, ड्रग के मेटाबॉलिज्म को कम करने वाले एंजाइमों को एंजाइम इनहिबिटर कहते हैं। तो ये एक ड्रग इसका एग्जांपल है। अब मेटाबॉलिज्म बाय माइक्रोसोमल एंजाइम, तो इसमें क्या होता है कि इनहिबिटर, अब मैंने भी बताया था, कैन नॉट इनहिबिट, ये इनहिबिट करेगा, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म माइक्रोसोमल एंजाइम इसमें दिया गया थियोफाइलिन। अब ये थियोफाइलिन मैंने लगा के नीचे लिखा है कि इंक्रीज दियर प्लाज्मा कंसनट्रेशन एंड देन कौन और कोज टॉक्सिसिटी, ये टॉक्सिसिटी भी कर सकता है। अब बोलोगे क्या लिखा रहे हो सर आप, तो इनहिबिटर का मैंने मीनिंग बताया है कि डिक्रीज करता है इसके मेटाबॉलिज्म को, इसका एग्जांपल याद रख लेना। अभी मेटाबॉलिज्म बाय माइक्रोसोमल एंजाइम मैंने अभी बताया कि मोस्ट कॉमन फेज यही होती है, तो माइक्रोसोमल एंजाइम ये इसका भी एक एग्जांपल है थियोफाइलिन। ये क्या करता है, थियोफाइलिन क्या करता है, इंक्रीज दियर प्लाज्मा कंसंट्रेशन, जो माइक्रोसोमल होते हैं इंक्रीज करते हैं प्लाज्मा कंसंट्रेशन एंड देन कोज टॉक्सिसिटी, ज़्यादा इंक्रीज होने पर टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। अब आगे बात करता हूँ ड्रग कोजिंग एंजाइम इनहिबिटर। अब होता है ड्रग कोजिंग एंजाइम इनहिबिटर होता है, इसमें किस एंजाइम के कारण इनहिबिट
कॉजिंग होता है, क्या कारण होते हैं एंजाइम इनहिबिटर। तो इसमें हम बात कर सकते हैं एक्यूट एल्कोहल कंजप्शन हो गया, तभी इनहिबिट हो सकते हैं ना एंजाइम, जो इसमें मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो जाएगा। कब कि अब मेटाबॉलिज्म किसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ ड्रग की बात चल रही है, इस चीज़ को आप दिमाग में रखना है। मैं मेटाबॉलिज्म बोल रहा हूँ मतलब ड्रग का मेटाबॉलिज्म चल रहा है। तो हम एक्यूट हम जो एल्कोहल कंजप्शन करेंगे तो ड्रग का मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा, क्योंकि क्या हो जाएगा, एंजाइम इनहिबिट वाले एंजाइम्स आ जाएंगे यहाँ। ठीक है, उधर क्विनिडोन हो गए, कुछ सॉरी क्विनिडीन हो गया, आइसोनाइड, ये एग्जाम्पल है, मतलब याद रखना है ये चीज़ें। ये ड्रग्स के नाम आ गए, ये क्या करेंगे, इनहिबिट कर देंगे। ये अगर इन ड्रग का यूज़ कर रहे हैं तो ये क्लाइमेटेडाइन हो गया, सिप्रोफ्लोक्सिन हो गया, ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपको देखने हैं एक बार। इरिथ्रोमाइसिन हो गया, ग्रेप्स फ्रूट हो गया, जूस हो गया, ग्रेप्स जूस भी क्या करता है, इनहिबिट करता है हमारे एंजाइम को। तो इसलिए इनहिबिट होगा तो मेटाबॉलिज्म ड्रग का कम हो जाएगा, ये बात है। डाइथिल कार्बेलिन, ये कुछ एग्जाम्पल्स आपको थोड़े दिमाग में रखने हैं। ठीक है, अब बात करता हूँ एंजाइम इंड्यूसर। वहाँ इनहिबिटर थी और इंड्यूसर मतलब ये बढ़ाएगा। तो एक होता है जो इसमें एंजाइम इंड्यूसर की बात कर रहा था, इससे पहले मैंने कुछ टॉपिक तो नहीं छोड़ दिया ना। नहीं, अब रिफामेसिन हो गया, रिफाप्सिन हो गया। तो अब क्या करेंगे कि ये इंक्रीज करेगा मेटाबॉलिज्म को। अब वहाँ मैंने डिक्रीज बताया था ना, यहाँ इंक्रीज होगा, समझ रहे हो ना, ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म बाई माइक्रोसोमल एंजाइम। तो यहाँ वहाँ माइक्रोसोमल ये था ना, या थियोफाइलिन, ये डिक्रीज कर रही थी। ये ड्रग है, ये ड्रग ही है इरिथ्रोमाइसिन, लेकिन इसके अंदर ये ये एग्जाम्पल आ रहे हैं, ये मैंने ड्रग बता रहा था। अब ये जैसे रिफाप्सिन हो गया, अब ये क्या करेगा, यहाँ वालफिरिन आ गया। ये वालफिरिन क्या होता है, इंक्रीज करवाता है, और ये थियोफाइलिन डिक्रीज करवाता है। अब ये प्लाज्मा कंसनट्रेशन कराएगा, टॉक्सिसिटी करवा देगा। आप यहाँ पढ़ोगे ना, आप कन्फ्यूजन मत होना, इसलिए बता रहा हूँ। माइक्रोसोमल वालफिरिन हो गया, दीज रिड्यूज, अब ये इनहिबिट कर रहा था ना, इंक्रीज कर रहा था, इंक्रीज द ड्रग मेटाबॉलिज्म। तो द रिड्यूस प्लाज्मा कंसनट्रेशन, वहाँ प्लाज्मा कंसनट्रेशन बढ़ गया था ड्रग्स का, तो टॉक्सिसिटी हो गई थी, इसलिए बढ़ गया था कि मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा था। अब ये लाइन थोड़ी सी आपको लग रही है ना उल्टी, अब देखना मैं इसको क्लियर करता हूँ, मुझे लगता है आपको समझ में नहीं आया होगा। यहाँ ये थियोफाइलिन आ रहा है, थियोफाइलिन ये बोल रहा है कि डिक्रीज हो रहा है मेटाबॉलिज्म। अगर कोई मेडिसिन का मेटाबॉलिज्म ही नहीं होगा तो ब्लड के अंदर स्टोर हो जाएगी ना, इसीलिए इंक्रीज बोला है कि प्लाज्मा कंसनट्रेशन बढ़ जाएगी ब्लड के अंदर, बढ़ गई तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी। अब यहाँ ये बोला है वारफेरिन होती है, रिफाप्सिन हो गया, इसके अंदर एग्जाम्पल आता है वारफेरिन। अब ये वारफेरिन क्या करती है कि रिड्यूस प्लाज्मा कंसनट्रेशन करती है, मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा तो प्लाज्मा के अंदर, ब्लड के अंदर ड्रग निकलने लग जाए, तो कंसनट्रेशन कम हो गया। तो एक्शन ऑफ वारफेरिन का काम है। सो वी शुड इंक्रीज द डोज ऑफ वारफेरिन व्हेन रिफाप्सिन इज गिवन कॉन्क्रीटली, मतलब इसके साथ दी जाती है, समझ रहे हो ना। वारफेरिन दी जाती है तब क्या होगा, मेटाबॉलिज्म कम होता है तो वारफेरिन देते हैं, वारफेरिन से वापस इंक्रीज हो जाएगा। अब ड्रग इंक्लूड हो गई इसके अंदर, मैंने ड्रग बताई थी ना आपको, ये रही, ये एक तो ये कारण था, कुछ ये ड्रग्स थी। अब इंडिविजुअल में आ जाएगी GPRS सेल फोन, ये एक ट्रिक है इसकी, ये याद रख लेना, आगे आएंगी, पूरी आएंगी डिटेल से तब पढ़ेंगे। एक बार आप इसको रिकॉल कर लेना, ध्यान में रखना कि ये ऐसा कुछ सुना हुआ था। क्रिशियो फ्लोविन हो गया, ये फिनोब्रे ल्यूटोन हो गया, रिफाप्सिन हो गया। स्मोकिंग, आप स्मोकिंग करोगे ना तो भी ये दिक्कत आएगी, मतलब। और ये हो गया कार्बेमिनेज, जफीन हो गया, और ये हो गया फिनाइलोटोइन हो गया। तो कुछ ये ड्रग्स होती हैं, इनको आपको याद रखना, आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे इनके बारे में। अब बात कर रहे थे हम एंजाइम की, तो एक एंजाइम आता है, अब मैंने एंजाइम आपको बता ही दिया। अब ये नहीं बता रहा है कि ये प्राइमरी एंजाइम मतलब बहुत ही कम अमाउंट में काम में लिया जाता है, बेसिक चीज़ें नहीं कर रहा है, एंजाइम आता है। अब एंजाइम यहाँ नाम आ रहे हैं ना, उनकी बात कर रहा हूँ। अब ये जो ये वाला एंजाइम है ना, ये होता है ये साइटोक्रोम P45, तो इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं CYP45, इस प्रकार से। अब इसका मैं मीनिंग बता रहा हूँ, ये लिखा है, इसका मतलब है क्या। CY का मतलब होता है साइटोक्रोम, हीम प्रोटीन होती है, एक साइटोक्रोम होती है, हीम प्रोटीन होती है ब्लड में। दैट बाइंड्स O2, ये O2 के साथ बाइंड करती है और फैसिलिटेट मेटाबॉलिज्म करती है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म के में हेल्प करता है एंजाइम। अब P14 का मतलब मैं पहले बता दूँ, P14 दिया हुआ, इसका मतलब होता है एंजाइम डिस्कवर्ड इन प्लांट पिगमेंट्स।
पी का मतलब होता है ये डिस्कवर्ड किया गया है प्लांट से, पी प्लांट पिगमेंट से। अब ये 45 दिया गया है, इसका मतलब होता है एब्जॉर्प्शन लाइट ऑफ 45 नैनोमीटर वेवलेंथ। 45 का मतलब इतनी वेवलेंथ की जो लाइट होती है एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, इस प्रकार से। अभी हो गया, इसको दूसरा इस प्रकार से लिखते हैं C5, एग्जाम्पल लिख रखे हैं ये मैंने, साइटोक्रोम मेन श्रेणी है, इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स आएंगे जैसे कि CYP3A4। तो मोस्ट ऑफ द ड्रग मेटाबोलाइज बाई दिस एंजाइम, ये एंजाइम है जो मोस्ट ऑफ ड्रग हमारी बॉडी के अंदर इसके द्वारा ही मेटाबॉलिज्म होता है। तो 3 का मतलब होता है फैमिली, ए का मतलब होता है सब फैमिली, 4 का मतलब होता है आइसोफॉर्म। अगर कंपटीशन एग्जाम में आ जाए ऐसा कुछ, 3 का मतलब क्या है फैमिली है, ए का मतलब होता है सब फैमिली, 4 का मतलब होता है आइसोफॉर्म। ये आपको थोड़ा दिमाग में रखना है ताकि कंपटीशन के नज़रिए से। अब मैं बात करता हूँ काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन उसको बॉडी से बाहर निकालना, मेटाबॉलिज्म ने करवा ही दिया, समझ गए। तो सॉरी, रेट ऑफ एलिमिनेशन की बात करता हूँ कि किस रेट से एलिमिनेट होगा बॉडी से। तो अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम दिया होगा कि पर मिनट है, पर सेकंड है, पर हावर है, किस रेट से बॉडी से ड्रग बाहर निकल रही है यूरिन के द्वारा, उसी को कहते हैं रेट ऑफ एलिमिनेशन। तो काइनेटिक ऑफ एलिमिनेशन मतलब, काइनेटिक का मतलब रेट मोशन ही तो होता है ना, तो ये इसी का एग्जांपल है, सॉरी मतलब मीनिंग है। अब बात करता हूँ मैं इसका फॉर्मूला किस प्रकार से, अगर क्वेश्चन दिया आ गया कि अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन बटा टाइम। अब हम अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन तो इसे बता नहीं सकते कि, तो ये इनकम्प्लीट इसलिए माना गया है कि अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन एलिमिनेटेड हो गया, कितनी ड्रग निकल रही है कितने समय में, तो ये एक इनकम्प्लीट बात हो गई। तो इसको हम क्या करें, साइंटिफिक करेंगे कि ये पैरामीटर इनकम्प्लीट पैरामीटर इसलिए है कि ये रेट इतनी रेट बता रहा है, तो इसको अंदर हम रेट ऑफ एलिमिनेशन प्रॉपरली देखेंगे कितना हो रहा है इसमें। अमाउंट ऑफ ड्रग हम कितना एलिमिनेट हो रहा है हमें क्या पता, प्रॉपरली नहीं मतलब दिया होगा तो क्वेश्चन में निकाल देंगे। तो एक छोटे लेवल पे कोई क्वेश्चन छोटा मोटा आता है कि 2 वैल्यू दी हुई तो तीसरी निकाल देंगे। अब इसको एलिमिनेशन का मतलब जो पैरामीटर हम इनकम्प्लीट इसलिए मान रहा हूँ कि इनके मतलब इस बेस पे हम नहीं कह सकते कि एलिमिनेशन हो रहा है, समझ रहे हो। मैं आगे आप इसको बताऊँगा तब आपको समझ में आएगा। क्लियरेंस वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं कि क्लियरेंस का मतलब कितना क्लियर हो रहा है बॉडी से, ये एक मतलब कंप्लीट पैरामीटर है क्लियरेंस का मतलब। अब कहते हैं कि रेट है, ये रेट से क्या डिफाइन करेंगे कि कितना पास आउट हो गया। अब क्लियरेंस का मतलब देखना, अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन बटा टाइम, ये वाला फॉर्मूला आ गया, रेट आ गई, बटा प्लाज्मा कंसनट्रेशन भी ऐड होगी इसमें। तो अभी तो पता चलेगा ना इस प्लाज्मा के अंदर कितना कंसनट्रेशन है, इसी के बेस पे तो बताएंगे ना। यहाँ कंसनट्रेशन नहीं आ रहा था इसलिए इनकम्प्लीट पैरामीटर था। तो इनकम्प्लीट मैं इसलिए बता रहा था कि ये कंसंट्रेशन यहाँ यूज़ नहीं हो रही, कहाँ पर बता रहे हैं ये रेट, किस बेस पे बता रहे हैं। तो इसमें हम बात करें क्लियरेंस, तो अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन बटा टाइम, तो कंप्लीट पैरामीटर ये दिया गया है, बटा प्लाज्मा कंसंट्रेशन, तो ये कंप्लीट हो गया। अब इस फॉर्मूले को, इतने को मैं क्या लिख सकता हूँ, रेट ऑफ एलिमिनेशन जो मैंने ऊपर लिखा, ये क्लियरेंस का सिंबल हो गया। तो रेट ऑफ एलिमिनेशन बटा प्लाज्मा कंसंट्रेशन, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसके ऊपर मतलब क्वेश्चन डेराइव्ड होते हैं, ये फॉर्मूला भी आप याद रखेंगे तभी तो ये इसी से बना है ना, इसी इसको दोनों को मिला के मैंने ये फॉर्मूला बनाया है। अब इस फॉर्मूले से आपको कुछ भी पूछ सकता है, रेट ऑफ एलिमिनेशन पूछ लिया, क्लियरेंस क्वेश्चन में दिया होगा, प्लाज्मा कंसंट्रेशन दी होगी, मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा। तो ये फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं, ये कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर पूछ लेता है कई बार क्वेश्चन, कई बार नहीं आते हैं मैक्सिमम। तो ये हो गया ना। अब ये दिया गया प्लाज्मा कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग प्रेजेंट इन ईच ml ऑफ प्लाज्मा, कि कितनी कंसंट्रेशन है ड्रग की, तो यूनिट होता है mg/ml, ये यूनिट दी गई है। ड्रग क्लियरेंस का मतलब होता है अमाउंट ऑफ प्लाज्मा बीइंग क्लियर ऑफ द ड्रग पर हावर, ये पर हावर कितने, 1 घंटे के अंदर कितना प्लाज्मा, कितना अमाउंट होता है प्लाज्मा, सॉरी अमाउंट ऑफ प्लाज्मा कितना अमाउंट है बीइंग क्लियर्ड हो रहा है द ड्रग पर हावर, कि ये हमारा ब्लड है, इसके अंदर जो किडनी के अंदर आया 1 घंटे के अंदर कितना फिल्टर होके बाहर निकल रहा है, तो ये इसके अंदर ड्रग क्लियरेंस बोलते हैं। अब होता है ड्रग डोजिंग। अब ड्रग डोजिंग की बात करता हूँ कि किस प्रकार से हम इसको डोज निर्धारित करेंगे। तो अब बोलते हैं कि कंटिन्यूस आईवी इन्फ्यूजन्स, तो आल्सो कॉल्ड लोडिंग डोज। अब मैंने ऊपर इसीलिए आपको 7 मिनट बताए थे कि ड्रग डोजिंग के मतलब हम किस प्रकार से देंगे कि डोज को मेंटेन करेंगे। तो कंटिन्यूस आईवी इन्फ्यूजन होता है, इसको हम
क्या बोल सकते हैं, लोडिंग डोज भी बोल सकते हैं। इसीलिए मैंने ऊपर लोडिंग डोज को और मेंटेनेंस डोज को वापस डिस्कस किया था, कल का था ये टॉपिक, तो मैंने अभी वापस बताया आपको। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, कंटिन्यूस आईवी इन्फ्यूजन भी कह सकते हैं और इंटरमीडिएट डोजिंग भी कह सकते हैं कि बीच बीच में। ये कि कंटिन्यूस आईवी इन्फ्यूजन एक वर्ड इसलिए यूज़ किया गया कि जैसे कि हम 7 दिन तक ले रहे थे तो कंटिन्यू था ना, और इंटरमीडिएट डोजिंग थी ना, तो इंटरमीडिएट मतलब बीच बीच के अंदर हम 7 दिन से 10 दिन से 15 दिन से इसलिए यूज़ किया गया, तो ये वर्ड भी हम बोल सकते हैं। तो ये सेम डेफिनेशन अब यूज़ होगी। अब ये होगी लोडिंग डोज हो गया। अब इसकी बात करता हूँ मैं। जो लोडिंग डोज होता है, ये ऊपर मैंने बताया था, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बटा टारगेटेड प्लाज्मा कंसंट्रेशन, ऊपर वाला फॉर्मूला है, अभी डिस्कस करके आए हैं हम। ठीक है, लोडिंग डोज डिपेंड ऑन वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसी पे लोडिंग डोज डिपेंड करेगी। ठीक है, अब यहाँ इसको और थोड़ी डिटेल से समझते हैं। वहाँ मैंने ब्रीफ जो डेफिनेशन बताया था, अब मैं एक ग्राफ के द्वारा समझाऊंगा आपको लोडिंग डोज के बारे में। स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन मतलब ये थमा हुआ है। अब इसमें दिया गया प्लाज्मा कंसंट्रेशन और टाइम, ये हमने ग्राफ ऊपर देखा था। अब मैं एक बात करता हूँ कि मैंने कोई ड्रग यहाँ से मैंने ओरली पेशेंट को ड्रग दी, वो धीरे धीरे उसका अब्जॉर्प्शन बढ़ा। इतनी फेज में क्या हुआ, पहले तो उसका क्या हुआ, अब्जॉर्प्शन हुआ। ठीक है, मतलब ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, अब्जॉर्प्शन हुआ। फिर वो क्या हुई, एक क्या होगी, एकदम बैलेंस में आएगी। इसको बोलते हैं इन्फ्यूजन रेट। ये रहा जो लोडिंग डोज बराबर एलिमिनेशन, जितना ले रहे हैं उतना निकल रहा है बॉडी से। मतलब ये वाली बात है, यहाँ से जितनी डोज हमारी बॉडी में आ रही है उतनी बाहर भी निकल रही है। ये क्या है, ग्राफ यहाँ कंसंट्रेशन मेंटेन है। कंसंट्रेशन को मेंटेन रखने के लिए क्या करेंगे हम, कि मान लो कि कोई डोज दी, उस डोज का 8 घंटे तक इफेक्ट था, 4 घंटे जैसे हुए तो ये धीरे धीरे उसका इफेक्ट कम होने लगा, तो ये हम वापस से ऊपर से ड्रग दे देंगे, तो वो ड्रग उसको क्या कर देगी, न्यूट्रलाइज कर देगी। जितनी ड्रग बाहर निकल, जैसे कि इस एग्जाम्पल से मैंने समझाया, यहाँ पर अच्छा समझ में आएगा। ये वाली कंडीशन मैं यहाँ समझा रहा हूँ कि मान लो कोई कंटेनर दिया हुआ था, अब मैंने इसी के अंदर क्या रहा हूँ, पानी डाल रहा हूँ, मतलब ये 200 ml/मिनट के हिसाब से मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। यहाँ तक तो ये फुल रहेगा, भरेगा, इसका डोज आएगा। अब जैसे जैसे टाइम ऊपर निकल रहा है, तो जितना यहाँ से आ रहा है उतना ही यहाँ से बाहर निकलता जाएगा ना। ये कंसेप्ट आपने देखा होगा, फिजिक्स के अंदर कहीं पढ़ा होगा। तो यही चीज़ है कि जितना हम इसमें डाल रहे हैं उतना निकल रहा है, मतलब बैलेंस बना हुआ है पानी का स्तर। वही ये बात है यहाँ, इन्फ्यूजन रेट जितनी इन्फ्यूजन होगी उतना इन्फ्लेशन होगा। फिर धीरे धीरे इस ड्रग का इफेक्ट कम होने लगेगा, तो एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा और अब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। तो ये बात यहाँ थी लोडिंग डोज के अंदर। अब मैं बात करता हूँ इंटरमीडिएट डोजिंग या मेंटेनेंस डोज। अब इसकी भी बात वही है कि डोज गिवन आफ्टर ए सर्टेन पीरियड। अब आफ्टर ए सर्टेन पीरियड मैंने बोला BD OD, इसी के आधार पर हम बेस पे देते हैं कि डोज गिवन आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम मेंटेनेंस प्लाज्मा कंसंट्रेशन इन स्टेडी स्टेट। ये बात है कि 7 दिन से भी हम रिपीट कर देते हैं कि 7 दिन से वापस बुला के मेंटेन करते हैं कि ये ड्रग आपको मेंटेन कंटिन्यू अब लेनी है, ये नहीं लेनी है, तो मेंटेनेंस डोज में आता है। डिपेंड ऑन क्लियरेंस। अब मैंने ऊपर क्लियरेंस का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, अभी आपको याद हो तो, रेट ऑफ एलिमिनेशन बटा क्या बताया था, टाइम था क्या, टाइम ही था, ये रहा प्लाज्मा, सॉरी रेट ऑफ एलिमिनेशन में टाइम था ना, हाँ इसकी बात कर रहा था। ये रेट अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन बटा टाइम, इसके अंदर जो टाइम दिया था इसको तो मैं करेक्शन करके प्लाज्मा कंसंट्रेशन किया था। इसमें जो टाइम दिया हुआ था ना, तो क्लियरेंस में प्लाज्मा कंसंट्रेशन का भाग दे देंगे इसमें, सॉरी रेट ऑफ एलिमिनेशन में, तो ये क्लियरेंस आया था। इसी पे डिपेंड करता है क्या, मेंटेनेंस डोज किस प्रकार से करता है बताओ। तो मेंटेनेंस डोज होती है कि इसका फॉर्मूला था क्लियरेंस टू टारगेटेड प्लाज्मा, मैंने ऊपर आपको सॉरी मेंटेनेंस डोज की हमने ऊपर फॉर्मूला लिखा था, क्लियरेंस टू मैंने पढ़ाया भी था ना आपको, अभी पढ़ाया था ना यार, कहाँ से स्टार्ट किया था हमने, ये पढ़ाया था ना। यही बातें दोबारा से हो रही है, तो मैं इसमें आई थिंक आप समझ गए होंगे, कन्फ्यूज़न मत होना। इसमें ये ब्रीफ हमारा इंट्रो चल रहा है, तो आपको यहाँ कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ये फॉर्मूले हैं बस 2 याद रखना है, सीधी सी बात ये है। ऊपर मैंने पढ़ा दिए हैं, इसको थोड़ा ग्राफ बना के समझाया था। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, ये फॉर्मूला हो गया है। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक अब स्टार्ट होता है हमारा। इतने में तो इंट्रो चल रहा था, वो कुछ याद हो, कुछ पॉइंट्स याद हो तो याद रखना है आपको, आगे कंपटीशन लेवल की बातें थी। अब मैं बात करता हूँ टी हाफ लाइफ। टी हाफ लाइफ क्या है, अब मैं बताता हूँ टी हाफ लाइफ क्या है। कि कोई ड्रग दी हमने
और उतने घंटे के बाद कितने टाइम के बाद आधी हो रही है, उसको बोलते टी हाफ लाइफ। अब मैं बोलता हूँ कि मैंने 100 mg को ड्रग दी, वो 4 घंटे के बाद 50 mg हो गई, फिर 4 घंटे के बाद 25 हो गई, फिर 4 घंटे के बाद 12.4, फिर 6.25 हो गई, तो ये 4 घंटा इसका हाफ टाइम है। समझ रहे हो कि अब किसी ने 1000 mg दी तो ये 500 mg हो गई, कितने टाइम बाद हुई, बस ये टाइम ही टी हाफ लाइफ है। तो यहाँ आप देखते हैं हम, इट इज़ द टाइम इन विच प्लाज्मा कंसनट्रेशन ऑफ ड्रग बिकम हाफ, कि कितने समय के अंदर प्लाज्मा के जो कंसंट्रेशन है उसके अंदर जो ड्रग का जो अमाउंट है वो कितने टाइम में आधा हुआ है, उसी को हम टी हाफ लाइफ कहते हैं। इसका टी हाफ लाइफ होता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे सॉरी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे इसलिए डिपेंड करता है कि अब मान लो कि टी हाफ लाइफ, अब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जितना ज़्यादा होगा ना, टी हाफ लाइफ भी उतना ही ज़्यादा होगा। क्यों? अब इस ब्लड जो यहाँ था, मैंने थोड़ा पेन यूज़ कर लेता हूँ, एग्जांपल है यहाँ समझा रहा हूँ, क्लियर कर देंगे कि ये ब्लड वेसल्स थी हमारी और ये टिश्यू थे, ठीक है। यहाँ से अब क्या हुआ कि ड्रग थी ना, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये ड्रग्स थी। अगर ये वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, मतलब ये ड्रग कहाँ आ रही है, टिश्यू के अंदर आती जा रही है, टिश्यू के अंदर आती जा रही है, तो यहाँ क्या होगी, ब्लड में अभी इसका लेवल कम हो जाएगा, तो ब्लड में कम बचेगी। अब यहाँ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा हो रहा है ना, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब टिश्यू के अंदर आके स्टोर हो गई, तो टिश्यू के अंदर आके स्टोर हो गई मतलब अब टिश्यू के अंदर है तो लंबे समय तक ये धीरे धीरे निकलेगी। अब ये धीरे धीरे इसमें से क्या होगी, जैसे जैसे बॉडी यूज़ करेगी वैसे वैसे निकलेगी, तो टी हाफ लाइफ ज़्यादा नहीं हुआ गया। एक तो क्या थी कि ड्रग ब्लड के अंदर ही थी और इसका अब्जॉर्प्शन कम हुआ, ज़्यादा ब्लड में पड़ी थी, तो जल्दी क्या हो जाएगी, पास आउट हो जाएगी, तो टी हाफ लाइफ भी कम हो जाएगा ना। तो इसलिए बोल रहे हैं कि जितना अब्जॉर्प्शन होगा उतना ही टी हाफ लाइफ ज़्यादा होगा। समझ गए? आई थिंक समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो एक बार फिर से रिपीट करके इस चीज़ को देखना, समझ जाओगे। और दूसरा होता है क्लीयरेंस, सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ, दूसरा होता है क्लीयरेंस के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब उल्टा होता है। अगर क्लीयरेंस ज़्यादा है तो टी हाफ लाइफ कम होगा, यही बात थी। क्लीयरेंस का मतलब होता है ये ड्रग थी, बॉडी से जितनी जल्दी क्लियर होगी तो उतनी जल्दी मेटाबॉलिज्म भी होगा, तो जितनी जल्दी क्लियर होगी तो टाइम उतना ही कम लगेगा, यही बात है। फिर इसको समानुपाती का निशान, ये जो सिंबल हटाते हैं तो 0.693 आता है, और ये जो ऊपर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बटा क्लीयरेंस, ये एक फार्मूला बन हमारा तैयार होता है, इसको आपको याद रखना है। इस फार्मूले पे क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन एग्जाम में, समझ गए। टी हाफ लाइफ क्या होता है, इस पे आ जाएगा। टी हाफ लाइफ हमें वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन दे देंगे, क्लियरेंस दे देगा, ये पूछ लेगा, अगर ये दे देंगे ये दे देगा तो ये पूछ लेगा, तो ये आपको क्वेश्चन करोगे ना तो आपको ईजी हो जाएगा क्या यहाँ इसका कहाँ यूज़ हो रहा है। अब एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ रिपीट होती है, इस चीज़ को आप अगर समझ गए तो एक बार कमेंट में बताना कि क्या इसमें रिलेशन है। टी हाफ टाइम मोस्ट ऑफ ड्रग इज कांस्टेंट, बता सकते हो? तो मोस्ट ऑफ जो ड्रग्स होती है उसमें टी हाफ लाइफ कांस्टेंट होता है, क्यों, किस लिए कांस्टेंट रखते हैं, ये इसका एग्जाम जवाब आप कमेंट्स में बताना। अगर लेक्चर आपने अच्छे से देखा है तो आगे मैं बात करता हूँ, मैं बता दूंगा आगे, तो अगर आप कमेंट करोगे तो। इम्पोर्टेंस ऑफ टी हाफ लाइफ, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो डोज कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, इससे हम क्या कर सकते हैं, डोज का हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते, ये इम्पोर्टेंस है। और आगे डोजिंग इंटरवल या फ्रीक्वेंसी कैन नॉट बी कैलकुलेट, इसकी फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसके इम्पोर्टेंस है, ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब बात करता हूँ मैं स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन, जो ऊपर हमने पढ़ के आए। इट इज़ द स्टेट ऑफ ड्रग विच रेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इक्वल टू रेट ऑफ एलिमिनेशन, जो ये वाली पढ़ी थी हमने, इक्वल टू, ये वाली बात यहाँ बोली। दूसरी बोलेगा टाइम टू ऑब्टेन, सॉरी टाइम टू अचीव स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन डिपेंड ऑन टी हाफ लाइफ, तो टी हाफ लाइफ कितना है उस पर डिपेंड करती है। ये कंसंट्रेशन, ये टाइम दिया गया, अगर टी हाफ लाइफ जितना हम जल्दी अचीव करेंगे तो उससे पता चलेगा कि इसका टाइम जितना कम होगा ना, टाइम कि 2 घंटे में, तो मतलब ये जल्दी मेटाबॉलिज्म हो रही। तो इसमें कुछ उसके जो ग्राफ्स के ऊपर दिए गए हैं उसके कुछ लाइनों के अंदर समझाया गया है, टू अचीव स्टेडी स्टेट
कंसनट्रेशन डिपेंड ऑन टी हाफ लाइफ। और दूसरा यहाँ दिया गया है स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसनट्रेशन डिपेंड ऑन डोज रेट। समझ रहे हो, स्टेडी स्टेट होगी, प्लाज्मा कंसनट्रेशन होती है वो डोज रेट पे डिपेंड करती है कि यार प्लाज्मा कंसनट्रेशन है तो ये 0 से स्टार्ट हुई, मैं IV स्टार्ट करूँगा तो ये डोज यहाँ क्यों इसका कंसनट्रेशन ज़्यादा होता है तो ग्राफ ऐसे जाएगा। समझ गए। तो इफ़ वी गिव मोर डोज अगर हम डोज ज़्यादा देंगे तो मैक्सिमम कंसनट्रेशन विल बी अचीव, ज़्यादा अचीव होगा। ये मैंने भी बताया ना ग्राफ में कि हम अगर ज़्यादा IV के अंदर, ये तो क्या होती है ओरली देते हैं तो 0 से स्टार्ट होता है सारा काम। IV के अंदर तो सीधा ही ब्लड के अंदर जाता है, एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का तो कोई काम ही नहीं है ना, सीधा होगा यहाँ से एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो कहाँ गया, ये रहा। वी गिव, अगर हम डोज कम दे रहे हैं तो लेस कंसनट्रेशन होगी, वही सीधी सी बात है। डोज कम देंगे तो ब्लड के अंदर ड्रग का लेवल कम होगा, कम प्राप्त होगी ड्रग, ये आ जाता होगी, सीधी सी बात यही है। अब होता है थेराप्यूटिक ड्रग मेंटेन मॉनिटरिंग, TDM बोलते हैं। एडजस्ट ऑफ डोज ऑफ ड्रग अकॉर्डिंग टू प्लाज्मा। अब क्या करते हैं, प्लाज्मा कंसनट्रेशन के अकॉर्डिंग डोज को क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं या मैनेज करते हैं। ठीक है, उसकी बात हो रही है कंसनट्रेशन, प्लाज्मा कंसनट्रेशन। अब यहाँ एग्जांपल देखना एक कि मैंने एक किसी को मैंने PCM दी, वो 500 mg की थी। ठीक है, 500 mg की ड्रग थी, तो इसके अंदर 6 से 8 टाइम की बात कर रहा हूँ। तो ये 500 mg थी, ये 4 ग्राम mg नहीं कि, अब सॉरी एक फ़ोन आ रहा है बीच में यार। PCM की बात करता हूँ, तो PCM में जो मैंने 500 mg की एक ड्रग दी है, ये क्या करते हैं हम 6 से 8 टाइम अगर मैं इसको बढ़ा दूँ, मतलब इसका 6 से 8 टाइम 4 ग्राम हो जाएगा ना। ये mg में थी तो ग्राम में 4 ग्राम होता है इसका, इतना टाइम्स में करते हैं कि 6 गुना 8 गुना करते हैं। तो ये रेंज है ना इतनी कि 500 ग्राम से लेके mg से लेके 4 ग्राम, तो ये रेंज होती है नो रिक्वायर्ड टू TDM, मतलब थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग के लिए। एक होती है ये जो थेरापेटिक का मतलब होता है कि हमारे फेवर के अंदर या ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं ड्रग मॉनिटरिंग। जितनी ज़्यादा रेंज होगी उतनी ज़्यादा उसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। अब मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैंने आपको PCM दिया, तो PCM मैंने आपको दी, तो PCM में क्या होता है कि हमें क्या नहीं करना रहता है कि इतना कैलकुलेशन वाला सिस्टम नहीं करना रहता है कि इसको कितनी दूँ। अगर मैंने 4 गोली भी टेबलेट भी खा ली है ना तो मुझे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे सॉरी, साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे क्योंकि इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है। रेंज ज़्यादा होगी तो इसमें TDM की थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका ये क्या होगी, जल्दी मेटाबॉलिज्म होगी, पास आउट हो जाएगी। लेकिन इसी की जगह मैं लिथियम दे दूँ आपको, लिथियम की रेंज इतनी होती है 0.6 या 1.2 ही होती है, तो ये स्मॉल रेंज होती है। तो इसलिए हमें इसकी क्या करनी है, TDM मतलब थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग करनी पड़ती है कि कितनी अमाउंट कितनी देनी है, कितनी नहीं देनी है। तो इसको प्रॉपर ही हम अमाउंट के अंदर कैलकुलेट करके ही देंगे। अगर मैं PCM दे रहा हूँ, मुझे डॉक्टर बोल के गया कि इसको BD देनी है और मैंने इसको दिन में 3 टाइम दे दी, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स इतने नहीं देखने को मिलेंगे। लेकिन इसी जगह अगर मैं लिथियम को 1 टाइम देनी है और मैंने इसको 2 टाइम दे दी तो इसकी टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि इसकी रेंज इतनी है। इतनी सी अमाउंट ही बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर असर डाल रही है या रिजल्ट दे रही है। तो ये तो मल्टीप्लाई 2 टाइम्स हो गया, अगर मैंने दोगुनी दे दी तो दिक्कत हो सकती है। इसलिए हम क्या करते हैं, TDM करते हैं, थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग करते हैं कि प्रॉपर अमाउंट में माप के ही इसका उपयोग करते हैं। अब क्राइटेरिया ऑफ डूइंग, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए TDM का, तो ड्रग रिस्पॉन्स शुड नॉट बी मेजरेबल। अगर ड्रग रिस्पॉन्स है ना, अगर शुड बी नॉट मेजरेबल, नहीं माप सकते हम, जैसे कि ये रहा कि बहुत छोटा है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, मतलब ड्रग का जो रेंज होती है बहुत कम है, तो ड्रग रिस्पॉन्स शुड नॉट बी मेजरेबल, मतलब आसानी से मेजरेबल नहीं होता, वहाँ रिक्वायर्ड होती है TDM की। TDM आप एग्जाम यहाँ देखिए आगे, TDM नर्व डन फॉर हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग एंड एंटी कोकुलेंट ड्रग होती है, ड्रग्स होती हैं। इन ड्रग्स के अंदर TDM की आवश्यकता होती है क्योंकि ये नर्व सिस्टम पर काम करती है। तो आई थिंक हमें प्रॉपर अमाउंट भी देनी, ज़्यादा दे देंगे तो नर्व डैमेज भी हो सकती है, इसलिए TDM की आवश्यकता होती है। दूसरा होता है ड्रग शुड हैव लो थेराप्यूटिक इंडेक्स दे रखा है, तब हमें TDM की आवश्यकता होती है। अगर हमें लो थेराप्यूटिक है तो तब प्रॉपरली हम उसको माप के देंगे। एक होता है इनकॉन्स्टिट्यूएंट फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ ड्रग्स होती है,
जो क्या करती है, इनकन्टिन्यूड जो ड्रग्स चलती हैं उनके अंदर भी टीडीएम की आवश्यकता होती है। क्राइटेरिया कहाँ हम टीडीएम यूज़ करेंगे, तो मेनली तो यही होगी ये वाले। ये तो हम थेरापेटिक लो इंडेक्स होती है तो कर लेते हैं कई बार। तीसरी बात करता हूँ मैं, थेरापेटिक इज डन फॉर। अब ये कुछ ड्रग्स दी गई है, ए ड्रग पोजिंग लो थेरापेटिक इंडेक्स, इससे दे दिया। अब इसको याद करने की ट्रिक है कि एमिनोग्लिक्लोराइड हो गया, क्या दिया गया है, सॉरी यार विजिबल जूम करता हूँ, एमिनो ग्लिकोरोइड्स, डिजोक्सिन, फिनाइल्टोइन, मोस्ट एंटी एपिलेप्टिक ड्रग होती है। लिथियम मैंने अभी बताया, टीसीए मतलब ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट हो गया। इंडेक्स का मतलब होता है इम्यून सप्रेसेंट ड्रग्स होती है। साइक्लोस्पोरिन हो गया, टेक्रोलिम, हाँ टेक्रोलिम्स हो गया। आई थिंक ये ड्रग्स के नाम है, आगे पूरे फार्माकोलॉजी के अंदर ये रिपीट्स होंगी, तो आप यहाँ टेंशन ना लें कि ये क्या इतने हार्ड नाम आ रहे हैं, कैसे याद होंगे। आई थिंक ये रिपीट होंगे तो अपने आप हो जाएंगे सारे के सारे। तो यहाँ तक ये था फार्माको मेटाबॉलिज्म हमने पढ़ ली, सॉरी मेटाबॉलिज्म यहाँ पूरा कंप्लीट होता है। मेटाबॉलिज्म में आपको अगर नर्सिंग के अंदर लिखना हो ना, तो इतना ही ध्यान रखना है कि मेटाबॉलिज्म का मेन पर्पज़ होता है फंक्शनल ग्रुप को एक्सपोज करना और उसको वाटर सोल्यूबल बनाना। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग में लिख देना कि किस प्रकार से क्या क्या करना है। दोनों फेज लिख देना ताकि एग्जामिनर अच्छे से इम्प्रेस हो कि यार हाँ इस बच्चे ने कुछ लिखा है। फेज लिखने के बाद इसके अंदर कौन सी रिएक्शन होती है, अगर आपको याद है इधर हाइड्रोलाइसिस रिडक्शन ये सारी हो रही थी, उधर कौन कौन सी रिएक्शन हो रही थी वो लिख देना। फिर इसमें रिएक्शंस हो गई। अब मैंने फिर एंजाइम बताया आपको, एंजाइम के बारे में, एंजाइम इनहिबिटर के एग्जांपल दिए, इंड्यूसर के एग्जांपल दिए। इनहिबिटर मतलब इंक्रीज करता है, सॉरी रिड्यूस करता है मेटाबॉलिज्म ड्रग को। तो ड्रग मेटाबॉलिज्म को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। रिड्यूस करने के कारण क्या होगा कि कंसंट प्लाज्मा में इसकी कंसंट्रेशन ड्रग की बढ़ जाएगी। अगर मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है तो ब्लड के अंदर ड्रग का लेवल बढ़ता जाएगा, उसी को कह रहे हैं कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो ये कहता है इनहिबिटर एंजाइम का काम होता है। इरिथ्रोमाइसिन के हमने थ्रियोलिन का एक एग्जाम्पल, थियोलाइन एग्जाम्पल देखा था ना एक, अभी रिपीट करवा देता हूँ ब्रीफ में थोड़ा सा। कहाँ गया हो, अभी आएगा। तो यहाँ से स्टार्ट किया था एंजाइम इनहिबिटर, हाँ ये रहा। थियोफाइलिन की बात कर रहा है एग्जाम्पल, ये बढ़ाएगा। इसमें कर रहे थे हम रिफाप्सिन की बात कर रहे थे, तो इसमें वारफेरिन था, वो क्या करेगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ाएगा तो कंसंट्रेशन रिड्यूस कर देगा तो ब्लड में क्या होता है, कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो टॉक्सिसिटी कम हो जाएगी। इस प्रकार से तो ये जो ड्रग इंक्लूड होते हैं इनमें रिफाप्सिन, ये सारी की सारी चीज़ें हैं, ये एक एग्जाम्पल याद रखने। अब एंजाइम एक अलग से इस प्रकार से एंजाइम दिया तो मैंने बता दिया किस प्रकार से इसको पढ़ते हैं, क्या चीज़ है, एक एग्जाम्पल लेके बताया। तो मेनली एक जो फिर एक दिया गया कि ये एंजाइम इस प्रकार से लिखा हुआ है, ये क्या होता है, मैक्सिमम ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म करता है, ये मैंने बता दिया। काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन का मतलब बता दिया, किस रेट से हमारी बॉडी से ड्रग्स क्या हो रही है, पास आउट हो रही है। इसके बाद प्लाज्मा कंसंट्रेशन क्या है, ड्रग क्लियरेंस क्या है, सारे हो गए। ड्रग डोजिंग क्या, किस प्रकार से लोडिंग और मेंटेनेंस। डोज की बात कर ली, लोडिंग डोज को मैंने इसके ग्राफ के माध्यम से बता दिया, यहाँ से यहाँ तक ये एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है, यहाँ एक्सक्रीशन ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे ड्रग डोज जो मेंटेन करके रखें, मेंटेनेंस डोज हो गई। ये क्लियरेंस डोज मतलब लोडिंग डोज कितनी देनी है हमको, ये समझ में आ गया होगा। ये मेंटेनेंस में ये ऊपर वाली बात है, दो फॉर्मूले आए थे, इनको याद रखना। टी आप टाइम होता है कि कितने समय बाद होता है प्लाज्मा जो कंसंट्रेशन प्लाज्मा के अंदर ड्रग का कंसंट्रेशन हाफ हो जाता है, उस टाइम को हम टी आप लाइफ कहते हैं। ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, एक तो करता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा हुआ मतलब जो ड्रग होती है टिश्यू के अंदर जाके स्टोर हो गई है, तो उसको धीरे धीरे बाहर निकलने में टाइम लगेगा, तो टाइम जितना ज़्यादा लगेगा उतना ही टी हाफ लाइफ ज़्यादा होगा। एक होता है क्लियरेंस, अगर क्लियरेंस ज़्यादा है तो इसका मतलब होता है बॉडी से जल्दी पास आउट हो रही, तो टी हाफ भी कम ही होगा ना, कि जल्दी डाइजेशन हो रहा है तो टी हाफ भी कम हो गया। फिर इसको हम ये समानुपाती का निशान हटाने पर ये फॉर्मूला क्रिएट होता है, याद रखना है। टी हाफ लाइफ मोस्टली कांस्टेंट होता है, इसलिए कांस्टेंट होता है, बता देता हूँ कि अगर हम इसमें कांस्टेंट नहीं रखेंगे ना तो अलग अलग ड्रग्स के अंदर हमें टी हाफ लाइफ निकालने के लिए डिफ़िकल्टी होगी। तो डिफ़िकल्टी होने के कारण हमें क्या करना, अधिक वर्क करना पड़ेगा। तो ये टी हाफ लाइफ को मोस्टली कांस्टेंट होता है, क्यों होता है, क्योंकि कंपनी के थ्रू जो जितनी भी कंपनियां ये ड्रग्स बनाती है, जितने ब्रांड्स की ड्रग्स बनती है, उनके अंदर मेनली ये पॉइंट रखा जाता है कि टी हाफ लाइफ मैक्सिमम ड्रग्स का इक्वल होना चाहिए। अगर टी हाफ लाइफ कांस्टेंट नहीं होगा ना तो दिन में 10 बार टेबलेट लेनी पड़ जाएंगी किसी की, कई कई ड्रग्स तो ऐसी होती हैं।
टी ऑफ लाइफ जल्दी और क्लियरेंस होगा, जल्दी जल्दी पास आउट हो जाएंगे। अब मैंने टेबलेट लिए, टेबलेट लेते ही मुझे 2 घंटे बाद फिर से लेनी पड़ रही, 2 घंटे बाद फिर से लेनी पड़ रही है। तो ये पेशेंट के लिए क्या है, सही नहीं है ना। और ज़्यादा लेंगे तो ये साइड इफ़ेक्ट भी ज़्यादा आएंगे फिर। और ये इस प्रकार से होगा तो पेशेंट इंसुलिन का पेशेंट है तो बार बार इंजेक्शन तो न लगाएगा, इसलिए इसका जो मोस्ट है तो कांस्टेंट रखा जाता है। इंपॉर्टेंस देख लिया हमने क्या है कि इसमें कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है, और इंटरवेंटर फ्री सॉरी फ्रीक्वेंट कैन भी कैलकुलेट, बार बार हमको क्या है कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता अगर कांस्टेंट रहेगी तो टी ऑफ लाइफ। ये ऊपर वाले पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। थेरापेटिक टीडीएम हो गई, कहाँ जरूरत पड़ी है, जिसकी रेंज होती है, मतलब ऐसी ड्रग होती है जो रेयर यूज की जाती है, कॉस्टली होती है, बहुत ही टॉक्सिक होती है। अगर इसका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करते हैं टॉक्सिक हो जाती है, उसके अंदर टीडीएम की आवश्यकता होती है। ये याद रखो आप बस। क्राइटेरिया मैंने बता दिया, कहाँ इसका यूज़ होगा यही मैंने भी बताया। ये कुछ ड्रग्स हैं, याद रखना। तो आई थिंक ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो पीछे के लेक्चर के अंदर, या कुछ डाउट आया हो, तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। और कुछ अगर आपको समझ में नहीं आया तो वो भी आप कमेंट करना, ताकि मैं फिर से उस पर नया लेक्चर बना सकूं। और ये जो हम फार्मेकोलॉजी के अंदर इंट्रो पढ़ रहे हैं, 4-5 क्लास होगी, लास्ट में हम इसको एक वन शॉट के अंदर फिर से इसको क्लियर करेंगे, ताकि क्या होगा, एक रिकेप बन जाएगा और ये हमारा इंट्रो बिल्ड हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। थैंक यू, बने रहें नेक्स्ट लेक्चर के लिए।